हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज रियल नंबर का 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 वीडियो यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है उसको अगर कर लेते हैं तब ये 4th लेक्चर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे। हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों पास्ट वाला वीडियो नहीं देखे बिना भी आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P by Q। देखिए, इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। क्योंकि Q अगर 0 कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इट विल नो लॉन्गर रिमेन डिफाइंड, सो Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर विच कैन नॉट बी, ध्यान दीजिए, which cannot be represented in this form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मेन चीज है ये आपका समझने का है। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको रेशनल नंबर क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, है ना, रेशियो ऑफ इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखिए, जैसे कि सपोज करिए 4/5 है ना। क्या है? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जैसे मान लीजिए कि 8 डिवाइडेड बाय 20 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? जैसे √2 क्या है? इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर। इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट, ये क्या है? प्राइम नंबर। ये क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल है ना, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके, है ना, ठीक है। वेयर P क्या है? P इज ए प्राइम। P इज ए प्राइम। प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम या तो उस नंबर से, उस नंबर उसका कितना होता है फैक्टर? 2 फैक्टर होते हैं जितने भी प्राइम नंबर इटसेल्फ एंड 1। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। ओके, तो देख लीजिए, जितना भी प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब जितना है, ये उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये सारे के सारे इरेशनल हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी ढेर सारे इरेशनल नंबर हैं। जैसे पाई क्या है? इरेशनल नंबर। ये देखिए 22/7, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन पाई क्या है? पाई है इरेशनल नंबर। पाई का डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है? पाई क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर। कोई भी सर्किल लीजिए, छोटा बड़ा जिस भी साइज का लीजिए, अगर उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देंगे, वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। सर्किल का साइज कुछ भी हो, इतना सा सर्किल हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा आप ले लीजिए, लेकिन अगर उसके उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, वो रेशियो हमेशा होता है कांस्टेंट।
उसी रेशियो को बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं उसको? पाई, PI, पाई। ठीक है, ये क्लियर है। और पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। आप देखेंगे ये पाई इक्वल टू हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना लेते हैं? 22/7। 22/7 को जो है रेशनल, ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये है रेशनल, लेकिन पाई का वैल्यू क्या है? पाई क्या है? इरेशनल। इसके अलावा भी होते हैं, ढेर सारे हैं, जैसे कि पाई जो है ना, ये क्या है? एकदम फेमस है पाई। इसके अलावा देखिए ई होता है, ई, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर ये भी है इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर का एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि 0.10, 110, 1110, 1110, ये सब क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, उसके एग्जाम्पल है। एक और होता है आपका, और ई जो है ना, एक और होता है, जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो ये भी होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का अभी हम लोग इतना एग्जाम्पल देखे, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफिनेशन देखा है ना, और अभी आपको बताए थे, कुछ अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिए थे। किस चीज़ का एग्जाम्पल दिए थे? इरेशनल नंबर का, जैसे पाई। पाई पाई कितना होता है? 3.14 ... इसका अंत अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ये कितना तक जाएगा इसका अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ई। ई भी है इरेशनल नंबर, और इसका वैल्यू होता है 2.718 ... नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ये कोशिश करना है कि जो हमारा कंपटीटर है उससे हमें ज़्यादा जानना है, तो सिर्फ याद रखना है कि ये क्या है। और एक होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका गोल्डन रेशियो। ये कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.68, और उसके बाद 1.618 ... ये हो गया आपका, ये हो गया पाई। दूसरा वाला हो गया यूलर्स नंबर। इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे जा कर के। और ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इरेशनल नंबर्स, देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपका, इसमें क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आप ये भी बोल सकते हैं रिकरिंग भी बोल सकते हैं, जो बार बार आए। रिपीटिंग मतलब क्या होता है? जो चीज़ बार बार आ जाए उसको बोलते हैं रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जो कि ख़त्म हो जाएगा, है ना, जिसका अंत जो है निश्चित है, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? वो ख़त्म नहीं होना है, वो चलते रहेगा, है ना। तो ये हुआ।
और ये जो है आपका इरेशनल नंबर, इसमें क्या खूबी होता है? इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अंतर समझ में आ गया? हाँ, अंतर समझ में आ गया। इरेशनल नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता है, मतलब ख़त्म भी नहीं होता है, और रिपीट भी नहीं होता है, जब चलते रहता है। और जबकि रेशनल नंबर में क्या है आपका? रेशनल नंबर में क्या होता है? टर्मिनेटिंग, इसको ख़त्म होना, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे अच्छी तरह से समझिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे हम लोग जो है, जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लें, एक छोटा सा, है ना, टर्मिनेटिंग, इसका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि हुआ 3/8, ओके, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। 3/8 का वैल्यू फॉर्म में लाएंगे तो कितना होगा? 0.375, काम खत्म। 0.375 हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज करिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लें? जैसे लेते हैं 13/125, ये कितना होता है? जब करेंगे 0.104, काम खत्म, टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद आगे कुछ नहीं होना है। दूसरा एग्जाम्पल है ये, इसको जब करेंगे तो ये क्या है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट आया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बताइए। बिल्कुल सही वामिका, आपने बिल्कुल सही बोले हैं, है ना। जैसे देखिए 14/55, इसका एग्जाम्पल, जैसे कि 14/55, ये कितना होता है? इसका वैल्यू होगा आपका 0.254545454। इसको जाने दीजिए, क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा, हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद रिपीटिंग, अब इसमें देखिए पॉइंट, ये 54545454, ये क्या होगा? रिपीट हो रहा है। तो दोनों चीज़ आ गया। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होना है, ये 5454 चलता रहेगा। रिपीटिंग, ये जो 545454 रिपीट हो रहा है या रिकरिंग हो रहा है, इस तरह से ये क्या हो गया? 14/5, ये भी रेशनल नंबर हुआ है और ये भी हो गया रेशनल नंबर। फर्क ये है कि ये वाला है टर्मिनेटिंग और दूसरा वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब आते हैं नॉन, इसमें इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप जो है ना कंप्यूटर, ये इसमें कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से देखते हैं, जैसे पाई हुआ, जैसे आपका पाई हुआ, या लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पूरे जगत को देखिए इसको जो है, जैसे कि √2 हुआ,
हम लोग देखे हैं √2 क्या हुआ इसको, जैसे हम लोग √2 का देखते हैं वैल्यू कितना होता है। देखिए √2 का वैल्यू अगर आप देखते हैं, ये कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, 1.41421356237330 ऐसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि इरेशनल है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये ख़त्म तो होना ही नहीं है, नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दोनों चीज़ इसमें आ गया। जैसे कि हम देखते हैं पाई का वैल्यू निकाल के देखते हैं। पाई क्या है आपका, पाई है ना, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो देखते हैं कितना आता है। देखिए 3.1428571428 नहीं, इसमें सही वैल्यू इसका नहीं है। आपका पाई का वैल्यू दूसरे जगह हम बाद में देंगे आपको, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या होना है, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग भी होना है और नॉन रिपीटिंग भी होना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल सही इसमें नहीं आया है, और ये कभी ख़त्म नहीं होना है। पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 0.20220 हाँ 22220 इस तरह से चलता रहेगा। तो आपका देखिए दोनों, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों इसमें होना चाहिए, ओके। अब देखिए पाई का वैल्यू जो इसमें दिया है, ये देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया है, 3.14653353589798979 इस तरह से चलता रहेगा। क्या है इसमें, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोनों में एग्जाम्पल के सहायता से हमने सीखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरा क्या होता है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग, और इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, उम्मीद है। यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers may be either rational और irrational, है ना? दोनों हो सकता है। दो इरेशनल नंबर आप ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि देखिए, जैसे पाई है, रेशनल नंबर है, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट हो गया। ये कितना होगा? पाई स्क्वायर। और ये क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। ओके। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको मालूम है √2 क्या है? इरेशनल नंबर। इसको √2 से ही मल्टीप्लाई, ये भी इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर होगा। और ये कितना होगा? 2। और 2 क्या है? रेशनल नंबर। क्यों है? रेशनल नंबर है 2। क्यों है? क्योंकि हम 2 को आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या हो गया? P/Q फॉर्म हो गया। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसका देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो क्या हो गया? 2√2। तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। यहां क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके। 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 ले लीजिए या √5 ले लीजिए। √5, ये क्या हो गया? 3√5। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल जो है आपको हेल्प करता है कंसेप्ट को समझने। खुद आप सोचिएगा, ऐसा आप ढेर सारा करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप कंफर्टेबल जब हो जाएंगे, पूरा समझ लेंगे, तो आप खुद ही बहुत चीज़ करेंगे इसमें। ओके, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके। दूसरा है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू irrational numbers may be rational और irrational, दोनों हो सकता है। या दोनों मत कहने का मतलब है irrational भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है। सम टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा सा लिख देखते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास है 2√2 प्लस सपोज करिए 3√2। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये भी और ये भी। इसको जब आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5√2। और ये क्या है? इरेशनल, है ना? ये हो गया इरेशनल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास है 3√2 + 6। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा, है ना? इरेशनल नंबर है। इसमें एक इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों मिलके इरेशनल हो गया। इसमें कर दीजिए प्लस -3√2। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये पूरा है इरेशनल, है ना? ये कितना हो जाएगा? 3√2 + 6 -3√2, ये काट दीजिए, क्या बच गया? 6। और 6 क्या है आपका? रेशनल नंबर
है ना। देखिए, तो आपने एग्जाम्पल से देखा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी आइदर रेशनल और इरेशनल। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, अब क्या है आपका अब हम लोग कुछ अच्छा सवाल बनाएंगे, तभी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो सवाल बोर्ड में आता है कंसेप्ट पार्ट भी होगा और ये भी होगा। गुड, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, है ना, कुछ और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं कुछ कंसेप्चुअल पार्ट का प्रॉब्लम करते हैं। इरेशनल नंबर थ्योरम क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर थ्योरम। कमर कस लीजिए, अच्छी तरह से समझना है इसको, और ऐसे समझना है कि लाइफ में कभी भूले नहीं। ओके, ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम जो है कुछ नहीं, ये है आपका, इस थ्योरम को क्या लिखते हैं सो देखिए। इफ P इज ए प्राइम नंबर, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। इफ P इज ए प्राइम नंबर and it divides a square, then P also divides a। देखिए, कुछ नहीं, एकदम आसान है। क्या कहता है इरेशनल नंबर थ्योरम? क्या बोलता है? इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और तब अब जो है इसको प्रूव करेंगे। इसको जो प्रूव करेंगे हम लोग, तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि इस पर बेस्ड जितना भी सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी दूसरे एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या यही कंसेप्ट यूज होगा। अच्छी तरह समझना है और समझा देंगे बढ़िया से, है ना। हम लोग खूब बढ़िया से इसको समझना है। क्या कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो आप जानते हैं इसका प्रूफ, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है ये? वी कैन से ये थ्योरम बोलता है जो नेचुरल नंबर है ना, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो हम वी कैन से दैट a इक्वल टू
P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn माइनस 1 और लास्ट में क्या लिखेंगे Pn। इतना लंबा चौड़ा है ना लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, इसमें कुछ नहीं है। वेयर P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा डॉट डॉट Pn माइनस 1 and Pn are prime factors of A, है ना। इतना लंबा चौड़ा कैसे आ गया सर? आप तो बता रहे थे बहुत आसान है। हाँ आसान है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आप समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ और मामला क्लियर। क्या एग्जाम्पल है? जैसे मान लीजिए आप एलसीएम निकालना जानते हैं, एचसीएफ निकालना जानते हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं कि नहीं? हेलो, दे दीजिए घर पर। ठीक, हाँ तो क्या बोल रहा है? जैसे देखिए जब हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? सपोज करिए कि 8 का और 12 का वो एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 8 को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं कि नहीं? 12 को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब आता है नीचे फैक्टर्स हैं। उसी तरह से यहाँ पर ए जो है हमारा एक नंबर दिया हुआ है और इसका ये प्राइम फैक्टर्स है। ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। क्योंकि ए है तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें ढेर सारा फैक्टर्स है। इसमें देखिए इसका फैक्टर 2 है, सिर्फ 2 ही है, और इसका फैक्टर क्या है? 2 और 3 दोनों है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि ए का फैक्टर P1 P2 P3 ऐसे करके जो है Pn तक है। हो सकता है 4 ही हो सकता है 5 ही हो, तो हम मान लिए कि चलो Pn तक है। तो क्लियर है? तो ये जो थ्योरम बोलता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये जो नंबर है ए, इसको हम लिखेंगे P1 इंटू P2 ऐसे करके लिख दीजिए। वेयर P1 P2 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। ओके, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सो देखिए ये ऊपर वाला जो है इसको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 यहाँ तक जो है रखते हैं, उससे नीचे बाकी मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब क्या करना है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमको क्या मिलता है? जब स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड को हमें मिलता है ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ना, इसको हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, किसको स्क्वायर किए? ये जो इक्वेशन 1 है ना, लिखना है बिल्कुल क्लियर। वी गेट, तो क्या होगा? इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, है ना, डॉट 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 Pn माइनस 1 स्क्वायर, Pn स्क्वायर। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है एवरी नेचुरल नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। जैसे हम लोग देखे थे 8 में कितना था? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सभी फैक्टर्स हैं 2। 12 में देखिए, फिर 24 में देखिए, आप जितना भी निकालते हैं एलसीएम सब करने में प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ गए हैं। तो ये थ्योरम बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टर्स, है ना? तो यूनिक। तो अब जो है ए स्क्वायर का ये P1 P2 ये जो है भले ही स्क्वायर्ड है, लेकिन एक्चुअल में प्राइम फैक्टर इसका क्या है? P1 P2 P3 P, है ना, Pn-1। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना P1, देयरफॉर P1 P2 P3 Pn आर क्या है? आर प्राइम फैक्टर्स। किसका प्राइम फैक्टर्स है? ए स्क्वायर का, है ना? ए स्क्वायर का ये सब क्या है? P1 P2 ये सब क्या है? आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। बस काम हो गया। हम लेके चले थे, है ना? हमारा थ्योरम क्या बोलता है? ए स्क्वायर यहां ऑल्सो भी लिख दीजिए। कहने का मतलब है जो P1 P2 P3 जो शुरू में हम लोग प्रॉब्लम लेके चले थे, P1 P2 P3 ये सब क्या लेके चले थे? वो सब प्राइम फैक्टर्स हैं किसका? ए का। और हमने ये दिखा दिया कि ये P1 P2 P3 ये सब जो हैं ए स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यही तो थ्योरम था, इरेशनल नंबर थ्योरम। तो यही बोलता था, क्या बोलता था कि, तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P। यही तो हमारा थ्योरम था। तो क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया ना? ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। इस तरह से हमने इरेशनल नंबर थ्योरम को प्रूव किया। कहीं कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा इसमें। सिंपल ले लिए, एक A इक्वल टू P1 P2 P3 प्राइम फैक्टराइजेशन उसका लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखे, उसके बाद स्क्वायर कर दिए और फिर थ्योरम लगा दिए। कौन सा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको लगाने के बाद जो है सब कुछ जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब क्या है कि इस तरह का जब आप कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे तब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, है ना? इसलिए इसको हम प्रॉब्लम बना करके उसके बाद देखते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम बनाएंगे और देखिए। तो इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाद में कौन है? अभी छोड़ दीजिए। नहीं, बाद में बात करिएगा, कल काम हो रहा है। हाँ,
क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, है ना। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, लगता है हो गया होगा अभी तक। अब जो है जैसे इसको बनाया है ना, ठीक उसी तरह से बनाना है। और जहाँ जहाँ लड़के लोग स्टूडेंट जहाँ फंसते हैं ना, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो फिर जो है पीछे घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इसको, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जानते हैं कि रूट टू इरेशनल नंबर है, और हम भी जानते हैं कि रूट टू इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका प्रूफ मांग रहे हैं। वी हैव टू प्रूव इट दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मालूम है वो तो है ही इरेशनल नंबर रूट टू। जो क्वेश्चन सेट किए हैं सर जी, उनको जानते ही हैं भाई, सर हैं। तो इसको प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। देखिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ये जो हम लोग बनाते हैं सवाल, एक मेथड है, क्या है, एक मेथड है बनाने का, उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये मेथड लगाते हैं इसको बनाने में। ये मेथड लगाने में आसान है, और इसके पहले जो हम थ्योरम प्रूव किए हैं, इरेशनल नंबर थ्योरम, जो मेथड उसमें किए हैं ना, उसी को एग्जैक्टली यूज करेंगे। बस थोड़ा सा बीच में कहीं पर ये करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हुआ क्या, अब तो समझना ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या है। हमको प्रूव करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, तो हम कंट्राडिक्ट कर गए। कंट्राडिक्ट किए कि नहीं, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, और हम मान लेते हैं कि चलो रूट टू है, रेशनल है। रेशनल मान करके अब हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, प्रूव करने का, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। चलिए, रूट टू क्या है, मान लिए रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, है ना बच्चों। और दूसरा चीज क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो तो सब मामला रफा दफा खत्म। तो ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको, वी गेट रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर। तो मिलेगा क्या हमको, इधर टू इक्वल टू मिल जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद करिए, एक एग्जाम्पल दे करके कुछ समझाए थे थोड़ी देर पहले। क्या समझाए थे, आपको याद होगा, समझाए थे जैसे कि 6 है,
6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है कि नहीं? यानी क्या है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 या 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, इसको ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह से हम बोल सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, बोल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हो गया, है ना? देखिए ना, सिंपल है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। उसी तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत है इससे, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। इस पॉइंट को आप नोट करें, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 से हमको पता चल गया 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्या है कि ये जो हमारा √2 इक्वल टू पी बाई क्यू रेशियो जो है, यहीं पर हम यहाँ लेंगे, यहीं पर इसको लिखेंगे पी बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। मतलब क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ, ये अगर समझ लेंगे तो ये काम खत्म। जबकि आपको खुद मालूम है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यही पर समझाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। जैसे आपका यहां हम लिखे थे, जैसे सपोज करिए कि आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 10 है, एक रेशियो है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बताइए वामिका, बताइए। बिल्कुल सही, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप बताइए रेशमी। बिल्कुल सही है। आत्या आप बोलिए। एग्जैक्टली। इसको क्या करना है, इसको आप काटते हैं ना हम लोग। तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 5। ये जो 4/5 हुआ, क्या हम इसको फर्दर काट सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है, काटते कब है, जबकि कोई ऐसा नंबर होता है जो दोनों का फैक्टर होता है। अब ये नहीं कटेगा, सिर्फ 1, मतलब अभी इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि 4 and 5 हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या बोलेंगे, 4 and 5 हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पी क्यू इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस बात को जरूर लिखना है जब सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप यहाँ चलेंगे, है ना, ये जो है ना, इसी चीज को, इसी का कंटिन्यूएशन है ये, समझे ना। यहाँ के बाद यहाँ जब वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स लिखते हैं ना, ये उसी में लिखेंगे पी बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू, ये जो रेशियो, ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ है कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है ना। 1 से दोनों डिविजिबल है, 4 भी और 5 भी, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ये समझ गए।
अब देखिए यहाँ तक तो हम क्या बोले कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, या ये भी बोल सकते हैं 2 इज डिविजिबल बाय ये पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दोनों बात एक ही है। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, सिर्फ इतना रखेंगे। हाँ इतना, चलिए इतना रखेंगे, काम हो जाएगा। ये यहां तक हो गया। अब देखिए कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, 2 जो है ना इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर को, मतलब 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर को तो यहाँ पर कुछ आएगा। सपोज करिए क्वोशेंट कितना आर आ गया, और जब मतलब इसको मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है, जब पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ जी, 0। श्योर, बिल्कुल। और डिविजन तो कुछ न कुछ होगा ना, तब तो इसको मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पी स्क्वायर यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ चूंकि पी है आर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर तो 0 है, तो आप लिख सकते हैं 2r, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, 2r इक्वल टू कुछ मान लीजिए, है ना। तो पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 2r इक्वल टू पी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इससे डिविजन से और ये जो क्वोशेंट है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बढ़िया से समझिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 2r प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 2r इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, जहां r क्या है, r इज सम इंटीजर, ठीक है ना। r भी यहां तो इंटीजर ही होगा, ठीक है, r इज सम इंटीजर। अब जो है पुटिंग पी स्क्वायर इक्वल टू 2r इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन है ना आपका 1, क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2r, तो 2r का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4r स्क्वायर, और ये 2 इतना हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 उधर भेज दीजिए, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2r स्क्वायर। क्लियर है। और आप थोड़ा सा घुमा के ही लिखिए तो बढ़िया है, 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां आया था 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। देखिए उसी तरह से यहां आया है 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। समझिए इस बात को, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। गजब बात है, जब 2 अगर q स्क्वायर का फैक्टर है, देयरफॉर 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर का है तो q का भी होगा। यहां जो हम लोग लिखे थे 2 इज ए फैक्टर ऑफ ये वाला,
2 इज ए फैक्टर ऑफ पी भी हम लिख सकते हैं यहां पर। कोई दिक्कत? अब जरा सोचिए, जरा सोचिए, क्या हम बताए थे? √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और p डिवाइडेड बाई q इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा पहले वाला देखिएगा जो आप लिए नोट किया है। तो सवाल उठता है कि √2 इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया। क्या क्या हमने देखा? देखिए, हम अब इसको मिटाते हैं। 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। और इसके पहले हमने देखा था 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इरेशनल नंबर थ्योरम, है ना? यहां तक हो गया। अब जो है आ गया प्रूव करने का समय। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ठीक है। तो अभी तक में हमने क्या देखा? हमने देखा 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q also, therefore 2 is a common factor of p डिवाइडेड बाई q, है ना? ये सब किसका परिणाम है? ये सब का, ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमने माना है √2 को रेशनल माना है ना? रेशनल माना है √2 को। और रेशनल में क्या होता है? p डिवाइडेड बाई q सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहां बोल रहा है कि अदर देन 1 भी एक फैक्टर है जो कि 2 है। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। दिस कंट्राडिक्ट्स, ये जो स्टेटमेंट है Q इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P बाई Q, ये कंट्राडिक्ट करता है। क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that P and Q have no common factor other than 1, ओके? और ये कंट्राडिक्स तो अदर देन 1 नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू assumption that √2 is a rational number। हम ये चले थे प्रूव करने के लिए √2 रेशनल नंबर है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। इसका मतलब √2 इरेशनल ही है ना? देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना? क्लियर हो गया? हम जो है प्रूफ कर दिए, हम लोग जो है इसको प्रूफ कर दिए कि नहीं,
हम लोग जो एज्यूम किए थे रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन उतना सही नहीं था, है ना। इसीलिए P ऑन Q को 1 के अलावा भी फैक्टर आ रहा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगा। ओके, 5 4 3 2 1। एक और सवाल ऐसा बनाएंगे, उसके बाद जो है आप कोई भी सवाल आए कहीं भी किसी भी एग्जाम में, वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, वहाँ आप बना ही देंगे। और एग्जाम में बनाने के साथ साथ ये कंसेप्ट आपको हमेशा काम देगा जीवन भर के लिए। तो क्या करते हैं, दूसरा सवाल ठीक इसी तरह का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। आसान, जल्दी शुरू करिए, तो जल्दी शुरू करिए, 1 मिनट का टाइम देता है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। मेथड कौन सा होगा? प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। हम मानेंगे रूट 3 जो है ये क्या है, रेशनल मान के चलेंगे। जैसे ही रेशनल मान के चलेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और देखिए। बिल्कुल ठीक है प्रतिभा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको पिछले टेस्ट में 99 आउट ऑफ 100 आया है, ये बड़ी खुशी की बात है। बनाइए तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेथड वही रहेगा, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Let root 3 is a rational number, है ना, rational number. Therefore root 3 equal to क्या लिखे, चलिए a by b लिख लेते हैं। where a and b are integers and b is not equal to 0. Also a by b is in simplest form. ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे, इसमें हम लोग बहुत बात लिख दिए। इसी में लिख दिए कि भाई ये ए एंड बी है ना, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसी एक ये दो वर्ड जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म, इसी में आ गया ये। इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ
ए, यहां तक ले आए हम लोग। ओके, वेरी गुड। जब यहां तक हो गया, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ ए, है कि नहीं? चलिए अब इधर चलते हैं, है ना? तो क्या बताए थे आपको कि 3 क्या है? फैक्टर है, ए का फैक्टर है। यानी ए में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सपोज करिए यहाँ सी आता है और यहाँ ये 0 आएगा, यही ना? देखिए, सॉरी, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे ए को, तो सपोज करिए कि क्वोशेंट आता है सी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू 3c लिखेंगे ना, ए इक्वल टू 3c। तो हम लिखेंगे यहाँ से, यहीं पर लिख देंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। क्वोशेंट है ना? ये सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, क्योंकि देखिए ना, ये तो क्लियर है, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू इरेशनल नंबर थ्योरम क्या होगा? 3 ए का भी फैक्टर हो जाएगा। जब फैक्टर हुआ तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ c एक दूसरा इंटीजर है। अब क्या करेंगे? यहाँ वाले को, इसको इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? पुटिंग ए इक्वल टू 3c, ए इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमको? देखिए 3b स्क्वायर, है ना? तो क्या करते हैं? ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, जो भी लिखिए, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3b स्क्वायर लिखेंगे, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए कितना है? 3c है, तो 3c का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा? 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, है ना? तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 इधर आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर, यानी 3c स्क्वायर। साफ साफ नहीं आ रहा है, इसको इंक बदलते हैं, दूसरा लेते हैं। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब देखिए क्या है? b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b। जब b स्क्वायर का फैक्टर है 3, तो b का भी होगा, अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर थ्योरम। क्लियर है? अब सोचिए कि 3 जो है ए का भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। ये कैसे होगा? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ए और बी को सिर्फ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, लेकिन हम जो हमारा रिजल्ट बोल रहा है कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1। 1 के अलावा भी फैक्टर हो गया, है ना? तो इसी चीज को अब हम, इसको आप नोट करिए। अब आगे का 2 लाइन लिखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, तो आप क्या करिए? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, हम क्या लिखेंगे? अब इसी चीज को इतना करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना? हाँ,
जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तब आपको बताएंगे करना 3 स्टेप में। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ A and B. This contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द assumption that √3 is a rational number। रेशनल नंबर, यही तो रेशनल नंबर मान के हम लोग चले तो क्या एक के अलावा एक और फैक्टर आ गया। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके, प्रूव्ड। देखिए क्या है इसमें कि जिस समय हम ये मान के चले, इसको आप नोट कर लीजिए पहले और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने किया, इसको हमने प्रूव किया, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। क्वेश्चन में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम इस मेथड से करने के लिए अच्छा मेथड है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। इसमें क्या किए, हम उसको रेशनल नंबर मान के चले। रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में लिख डाले। उसके बाद क्या किए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर रहेगा रेशियो A एंड B का तो क्या होगा, A एंड B विल हैव नो अदर फैक्टर, नो फैक्टर अदर देन 1। और जब चले तो हमने क्या किया, एक और फैक्टर हमको मिल गया, कॉमन फैक्टर, जो कि गलत है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है वही गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, वो इरेशनल नंबर है। √3 √2 दोनों प्रॉब्लम देखिए इसी तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, आपको होमवर्क देते, इसको कर लीजिए, ओके। आपको चैलेंज देते हैं, चैलेंज फॉर यू, ओके, चैलेंज फॉर यू क्या है, चैलेंज फॉर यू नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और एक दे देते हैं चैलेंज आपको, चैलेंज टू प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। आर यू रेडी टू टेक द चैलेंज हेड ऑन? एक्सेलेंट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू माई स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जरूर बनाइएगा, बना करके और जाने से पहले हमको जरूर दिखा दीजिएगा कैसे बनाया आपने, ओके। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेट P be a prime number. Let P be a prime number. Prove that under root P is an irrational number. आपको याद होगा जब हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़ रहे थे और उसके बाद एग्जाम्पल दिए थे, उसमें क्या बोले थे कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर p जो है दे दिया है, एक प्राइम नंबर है और हमें प्रूव करना है कि रूट p क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। अभी तक जो हम लोग 2 सवाल बनाए हैं उसमें नंबर डाल दिए थे √2, √3 और आपको जो हम चैलेंज दिए हैं उसमें √5 का बोले हैं प्रूव करने के लिए, √7 का दिए हैं। लेकिन ये सब ना हो करके p दे दे या n दे दे या x दे दे, कुछ दे दे, उस समय कैसे करेंगे, एक बार इसको कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही मेथड, सेम मेथड, लेट रूट p बी ए रेशनल नंबर, है ना। क्या मान लिए कि रूट p क्या है, एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर रूट p इक्वल टू हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, या कुछ भी लिखिए, यहां पर कर देते हैं m डिवाइडेड बाय n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, n is not equal to 0 and m by n is in the simplest form. इतना लिख दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है, शॉर्ट में आपने कह दिया कि m and n have no factor other than 1, ये आपने कह दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको, p इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर, और क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा, p n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, जैसे बनाए थे उससे से, ठीक है। देयरफॉर p इज ए फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, p इज ए फैक्टर ऑफ m स्क्वायर। कैसे, क्यों, अकॉर्डिंग टू इरेशनल नंबर थ्योरम। अब p इज ए फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, देयरफॉर p इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ m। यहां तक हो गया। अब देखिए p किसका फैक्टर है, m का, है ना। p किसका फैक्टर है, m का, मतलब m को जब डिवाइड करते हैं तो लिखिए m इक्वल टू p, और सपोज करिए एक ले लेते हैं कोई नंबर, क्या ले लें, q, ठीक है, q ले लेते हैं, q। देखिए ना, p इज ए फैक्टर ऑफ m, यानी m को जब हम किससे, p से डिवाइड करेंगे, कोसेंट मान लीजिए q है, यहाँ m आएगा, यहाँ 0 होगा, पी क्यू इक्वल टू m होगा ना, पी क्यू इक्वल टू m, इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए पुटिंग m इक्वल टू पी क्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलता है हमको, वी गेट, इसमें जब डालेंगे यहाँ क्या है, n स्क्वायर, पी एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, यानी ये पी से ये काट दीजिए, पावर 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर।
P इज ए फैक्टर ऑफ ये, तो पी क्यू इक्वल टू हो गया इतना m का वैल्यू इसमें डाल दिए, पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, तो क्या हो गया हमारे पास क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी, ठीक है, ये कट गया, पी क्यू स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, हमको शो करना है पी फैक्टर है एन का, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, हाँ, पी स्क्वायर, इसमें कटेगा कौन, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, पी इक्वेशन 1 है हमारा पी एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ये निकल गया m इक्वल टू पी क्यू, जब हम इसमें डालते हैं इसको तो कितना आता है, पी एन स्क्वायर, ठीक है, पी एन स्क्वायर ओके, इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, तो एन स्क्वायर कितना हो गया, इतना बाय, हाँ, एन स्क्वायर क्या हो गया आपका, ठीक है, इतना हुआ ना। अब देखिए इससे क्लियर क्या हो गया, वेरी गुड, इससे क्लियर हुआ P इज ए फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, बिल्कुल सही तो है, क्या बोलेंगे, P इज ए फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, देयरफॉर P इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ एन, द P जो है यहां पर हमने देखा P इज ए फैक्टर ऑफ m, यहां पर क्या मिल गया हमको, P इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ m, मतलब P जो है इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, क्या हो गया, m और n का कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि m और m चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए m and n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन हम जब यहाँ देख रहे हैं p भी जो है ना एक फैक्टर हो गया दोनों का, जो कि होना सही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तब हम कहेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करिए, अब सिर्फ लिखना है, अब सिर्फ लिखना है, 2 लाइन लिखेंगे काम हो जाएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए लिखेंगे अब हम, therefore P is a common factor of both m and n. This contradicts the fact that m and n have no common factor other than 1,
अदर देन 1, है ना। तो ये क्यों हुआ है? दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen due to the assumption that root p is a रेशनल नंबर। हम लोग इसको रेशनल मान के चले थे, रेशनल नंबर, इसीलिए इतना ऐसा हो गया। देयरफॉर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड। इरेशनल नंबर, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। जो क्वेश्चन था वो बन गया। आप इसको नोट करिए, उसके बाद और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी जो है आएगा, आपका कंट्रोल में होगा, आप अच्छा से अच्छा सवाल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, इफ ए इज ए रेशनल नंबर, if A is a rational number and root B is an irrational number, then show that A plus root B is irrational number, है ना। देखिए, देखने से तो बिल्कुल क्लियर है कि ए अगर रेशनल नंबर है और रूट बी इरेशनल है तो दोनों का सम जो है ए प्लस रूट बी होगा, ये तो निश्चित रूप से ही इरेशनल होगा, है ना। लेकिन देखने से तो काम चलेगा नहीं, ये तो पूछा गया है, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? आसान है। मान लेते हैं लेट ए प्लस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। चलो यही मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, ये रेशनल नंबर है ना। अब देखिए, देन ए प्लस रूट बी देन ए प्लस रूट बी, इसमें अगर अपने मन से माइनस कर दें ए, सपोज करिए ये जो है ना, ये रेशनल नंबर तो है ही, इसको रेशनल मान लीजिए, इसको मान लीजिए रेशनल है, तो इसमें अगर ए माइनस कर दें, ए ऑलरेडी बोला गया है कि रेशनल नंबर है, तो ये कितना होगा, ए प्लस रूट बी माइनस ए कट गया, क्या बचा, रूट बी, है ना। ध्यान से देखिएगा, कहा है हम मान लिए ए प्लस रूट बी को मान लिए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर इसको मान लिए हैं, ये क्या है, एज्यूम्ड रेशनल नंबर।
ये ऑलरेडी ये हम लोग एज्यूम किए हैं। और ए जो है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए क्या है? गिवन दैट ए इज रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए ध्यान यहीं पर है, जो कुछ यहीं पर है। हम क्या किए, a प्लस रूट बी को मान लिए रेशनल नंबर है। ओके, अब क्या किए, और a जो है इसको मान लिए, इसको a ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ इज ए इतना है। देखिए रूट बी हुआ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू रेशनल नंबर, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। ओके, but root b is an irrational number। समझे इस बात को? क्या सर, इरेशनल इसके चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है a इज ए रेशनल नंबर, कोई डाउट नहीं। रूट b इज एन इरेशनल नंबर, और तब कहता है हमको प्रूव करना है a प्लस रूट बी क्या है? रेशनल नंबर। क्लियर है तीनों चीज? एक रेशनल दिया है, एक इरेशनल दिया है, और दोनों का सम बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। ओके, हम क्या करते हैं, जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको मान लेते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए, इस रेशनल नंबर में से जो हम लोग एज्यूम किए हैं, ये ऊपर वाला रेशनल नंबर माइनस कर देते हैं, तो हमको जो मिलता है रूट बी मिलता है। तो हमको मालूम है कि टू रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रूट बी हमारे हिसाब से आता है, रूट बी कितना? रेशनल नंबर आता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? रूट बी इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन जो है गलत है, यही सही है। ये क्या है? सही है, हाँ। तो लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज एन इरेशनल नंबर। ये जो आया ना रेशनल नंबर, हम लोगों के हिसाब से रूट बी को आ गया रेशनल नंबर, लेकिन फैक्ट क्या है कि रूट बी क्या है? यहाँ इरेशनल नंबर है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू assumption that a plus root b is रेशनल नंबर, जो हम लोग एज्यूम किए थे, है ना। देयरफॉर a प्लस रूट b इज एन इरेशनल नंबर। ओके, a प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया, अब होगा आपको। वेरी गुड, आपका क्लियर है रेशमी जी, नंदिनी जी आपका? ठीक, ओके। और वामिका आपका?
राइट। गौरव आपका, आशीष आपका, ठीक, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप इसको हटाते हैं, एक और मजेदार सवाल बनाते हैं। एक और मजेदार सवाल बनाते हैं, पहले इसको हटाते हैं। If A, question, if A equal to A नॉन जीरो, A क्या है? नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो समझ रहे हैं? ठीक है। A क्या है? रेशनल नंबर। रूट बी एन irrational number, then prove that क्या प्रूव करना है भाई? a root b is irrational, एक्चुअली यहां पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको यहां दिखाना है। ठीक है, सोचिए कैसे करेंगे। आपको वही प्रूव बाय कंट्राडिक्शन मेथड लगाइए और बना डालिए इसको। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे बनाते हैं? लेट ए रूट बी, लेट के बाद इज यूज नहीं होता है, इसलिए हमेशा लेट के साथ बी लिखेंगे। लेट ए रूट बी बी ए रेशनल नंबर। यहाँ पर दो बार बी बोलना पड़ता है, एक बार बी जो है ये है और दूसरा बी ये है। लेट ए रूट बी ए रेशनल नंबर, तो देयरफॉर क्या होगा? जब रेशनल मान लिए ए रूट बी इक्वल टू क्या होगा? मान लेते हैं पी बाई क्यू, लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी बाई क्यू इज सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ गए इसको लिखने का फायदा? इसके ज़्यादा कुछ लिखना अब नहीं है, अब आप खुद लिख सकते हैं P इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब P एंड Q हैव नो फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर? स्क्वायर कर दीजिए जैसा कि करते हैं। स्क्वायरिंग, अच्छा चलिए स्क्वायर नहीं करना है यहाँ कर, देयरफॉर लिखेंगे रूट बी इक्वल टू क्या होगा? P डिवाइडेड बाय ए क्यू, है ना? हाँ, क्या है? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, हियर ध्यान दीजिएगा, हियर P एंड डिनोमिनेटर में क्या है? ए क्यू आर रेशनल, बोथ रेशनल नंबर्स आर बोथ रेशनल्स, are both rationals, and AQ is not equal to 0। देखिए बहुत अच्छा हुआ, हम क्या किए? रूट वाला टर्म को रखे, बाकी को इधर भेज दिए। देखिए P बाई क्यू, तो ये क्या है? P भी रेशनल है, Q भी रेशनल है ना? तब तो P बाई क्यू हो गया रेशनल।
और ये जो है ऑलरेडी दिया हुआ है ये नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो ये पूरा मिल करके क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देयरफॉर P डिवाइडेड बाय AQ इज ए रेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है रेशमी जी, आप बिल्कुल सही बोले कि एक तरफ हो गया ये है रेशनल, जबकि रूट भी दिया हुआ है इरेशनल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बी प्रोएक्टिव। है ना, ये हो गया रेशनल, बट रूट बी इज एन इरेशनल नंबर। ये क्यों हुआ ये कंट्राडिक्शन? एज गिवन इन द क्वेश्चन, this contradiction is due to the fact that this contradiction is due to our assumption। क्या assumption? कि a root b is rational number, है ना। this contradiction has arisen due to assumption that a root b is rational, is rational। पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ थोड़ा स्पेस कम था, लेकिन ठीक है, काम चल गया, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। और एक प्यारा सा सवाल बनाते हैं, एकदम छोटा सा लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल, है ना। इसको आप जो है नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। ओके, वेरी गुड, हो गया। अब देखिए, इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हमको देखना है, छोटा सवाल है, आपको बनाने में मन लगेगा। बोलिए, रेशनल और इरेशनल, आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन है 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाय 2√5। बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल है? हम जो है काउंट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से आंसर बताइए। रेशनल, वेरी गुड रेशमी जी, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। 2√15 को हम क्या ले सकते हैं? 2√9 × 5, 2√9 × 5 प्लस 3√40 को क्या ले सकते हैं? 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2√5 है। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये 2 तो है ही बाहर में, ये 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, तो 3 × 2 क्या आ जाएगा? 6√5। यहाँ क्या होगा? 3 है बाहर में, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2,
तो 3 टू जा 6, 6√5 डिवाइडेड बाय 2√5, ये कितना हो गया आपका 6√5, 6√5 12√5 डिवाइडेड बाय 2√5, ये √5 कर दिया, ये कितना हो गया 6। देखिए, और 6 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर बताइए? हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसको हम 6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर है। एक्सेलेंट रेशमी जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ये टेम्पो ऐसा ही बना के रखिए। देखिए ये हो गया आपका। ओके, अगला सवाल देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट सवाल बहुत छोटा है, इंटरेस्टिंग सवाल बना रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट हर तरह से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या है इस क्वेश्चन में? सो दैट 3√7 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये हमको ये दिखाना है। 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 गिवन दैट, इसमें भी इरेशनल नंबर, गिवन दैट √7 इज एन इरेशनल, इज इरेशनल, इज ऐसा ही सवाल है। मतलब ये दिखाना है हमको ये इरेशनल है, और दिया हुआ है √7 इज इरेशनल। ओके, मान लेते हैं लेट 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 बी ए रेशनल नंबर, मान लेते हैं ऐसा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 = a/b, मान लीजिए इसको a/b। और ये क्या है, हियर a/b इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अब देखिए, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पर, इसको क्या करते हैं 3 + √7 = क्या हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। और √7 कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा आपका 5a डिवाइडेड बाय b -3। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, यहां हम जो माने हैं यहां पर a और डिवाइडेड बाय b, ये क्या है रेशनल। ओके, रेशनल नंबर है, यानी a भी रेशनल है, b भी रेशनल है ना। और रेशनल में से इसको, ये क्या हो गया, ये है रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल, और ये भी रेशनल है। तो रेशनल में से ये रेशनल है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स क्या होगा, रेशनल होगा, इक्वल टू क्या होगा रेशनल नंबर। एनी प्रॉब्लम नहीं। जब हम मानते हैं कि ये जो चीज, ये जो है 3 + √7 डिवाइडेड 5, ये रेशनल मान के अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, √7 = रेशनल नंबर, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर 5a/b -3 रेशनल नंबर होगा। क्लियर है। तो LHS में है इरेशनल, और इधर क्या हो गया RHS में रेशनल हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो
हमारा एजम्पशन क्या है ना, ये रेशनल नंबर हो गया। तो हमारा एजम्पशन जो है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जो एज्यूम किए हैं ना कि, है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है √7 इज इरेशनल, ये इरेशनल हो गया और ये रेशनल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 इज इरेशनल। ये हो गया, आपका प्रूफ हो गया, है ना, ये हो गया प्रूफ। अभी 1-2 ठो और बनाते हैं सवाल छोटा छोटा। अब देखिए, ये छोटा सा सवाल बनाते हैं और उसके बाद जो है क्लोज करेंगे। ऑलमोस्ट चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। सोचिए तो कैसे बनेगा, सोचिए। √2 और √7 ये दोनों इरेशनल है, इसके बीच में आपको क्या ढूंढना है? एक रेशनल नंबर ढूंढना है। है ना, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि इस तरह का प्रॉब्लम में थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। जैसे √2 है आपका, √2 का वैल्यू मोटा मोटी हम लोग जानते हैं, √2 1.414 ऐसे ऐसे करके होता है, कुछ बहुत लंबा चौड़ा है। और √7 का कितना आता है? √7 का आता है 2.645 डॉट ऐसे करके आता है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि इसके बीच में कोई नंबर ले लें। किसके बीच में? 1.4 ये है ना, इधर है 2.6, तो जैसे 1.4 से बड़ा ले लें और 2.6 से छोटा लें, और वो रेशनल होना चाहिए, है ना। तो बहुत है। तो जैसे कि आपका ले लीजिए, हाँ, जैसे देखिए 6.25, जैसे 6.25 इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे ये कितना होगा? 2.5। नेक्स्ट है आपका नंबर 2.21, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है बताइए? 2.1। उसके बाद जैसे 4.84, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? इसका स्क्वायर रूट आता है 2.2। 5.29, एक सिर्फ जानकारी के लिए आपको दे रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 22.3। ये देखिए गौर से, इसको गौर से आप देखिए। जैसे कि 2.1, देखिए 1.4 से बड़ा और 2.6 से छोटा, ये आ जाता है बीच में। 2.2 भी आता है बीच में, 2.1 भी आता है बीच में, 2.5 भी आता है इस बीच में। ये सारे जो है ना आ रहे हैं, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। देखिए क्यों? क्योंकि
ये इसका स्क्वायर रूट जो है, ये 6.25 क्या है, रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 2.5, 2.21 का कितना आता है 2.1। मतलब एक पूछ रहा है, आप जो है किसी स्टूडेंट का आंसर जो होगा, देखिए तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए वी नो दैट, सबसे बढ़िया होगा वी नो दैट क्या, √2 इज लेस देन 6.25 अंडर रूट इज लेस देन √7। एक तो ये हो गया आपका, तो इसमें क्या होगा आपका, √2 इज लेस देन 2.5 इज लेस देन √7, है ना। लेकिन आंसर जो है आपके पास एक नहीं, ढेर सारे आंसर हैं आपके पास, है ना, ढेर सारे आंसर हैं, आप लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए √2 लेस देन, ये वाला ले लीजिए, अंडर रूट 5.29 इज लेस देन √7, और ये कितना हो जाएगा, √2 लेस देन 2.3 इज लेस देन 7। ये भी एक आंसर हो गया, दूसरा हुआ। तीसरा आप बना सकते हैं, √2 लेस देन, ये ले लीजिए 4.84 अंडर रूट 4.84 लेस देन रूट, सॉरी यहाँ रूट नहीं डाले हैं हम लोग, बाप रे ठीक है, √7 यहाँ डाल दीजिए, और इसको रहने दीजिए, √2 इज लेस देन 2.2 इज लेस देन √7, है ना। तो देखिए एक मांगा था एक, और 2 एक्स्ट्रा मिल गया, और आप जो है और एक एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा सोचना है। कहीं कहीं जो है ना क्या होता है ना कि जो हम बना के जाते हैं कभी कभी अलग से दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बना देना है उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।